नमस्कार। सेमेस्टर थर्ड के जो आपका पेपर है अप्लाइड प्लांट साइंस, इसकी फर्स्ट यूनिट का जो पहला बायो फर्टिलाइज़र्स है। बायो फर्टिलाइज़र सबसे पहले हम आते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स यानी कि जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैसा नाम है, जैव और उर्वरक मतलब जीवों को हम उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ऐसे जीव वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो जैव उर्वरक वास्तव में क्या है? तो एक प्रकार के जीव होते हैं जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यानी मृदा के अंदर कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, तो उनकी गुणवत्ता को ये बढ़ाते हैं। अब ये कौन कौन से जीव होते हैं? तो ये जीवाणु, कवक या साइनोबैक्टीरिया इसके मुख्य स्रोत हैं। मुख्य रूप से ये मिट्टी में पाए जाते हैं या इनको मिलाकर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। एज ए फर्टिलाइज़र इनका आजकल उपयोग किया जाता है। तो ये द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। जैसे राइजोबियम, ये सहजीवी द्विबीजपत्री पौधों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। सहजीवी संबंध स्थापित करता है पादपों के साथ, और इसके अंदर जो जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके उसको कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है, और जो कि पादप प्रयोग में लेते हैं, और उन पादप की वृद्धि के लिए जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं उनका निर्माण उस नाइट्रोजन के द्वारा पादप करते हैं। तो कुछ और जीवाणु हैं जैसे कि एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर। ये राइजोबियम तो क्या है कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, और एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर ये सॉइल में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये जीवाणु भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं जनरल अकाउंट ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, किस तरह से दिखता है, किस तरह की इसकी संरचना है, किस तरह से कार्य करता है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। तो राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस पादप जैसे सोयाबीन, ग्राम आदि के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। राइजोबियम कई प्रकार के पाए जाते हैं जिनको उनकी वृद्धि गति तथा उनकी सहजीविता, यानी कि वो कौन से पादप के साथ अपने सहजीवी संबंध स्थापित करता है, उनको कैटेगराइज किया गया है। राइजोबियम की कुछ जातियां हैं जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम, राइजोबियम एलामी, राइजोबियम लैंटिस, जैपेनिकम, फैसियोलाई, ट्राइफोलाई इत्यादि। राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसको हमने सॉइल बैक्टीरिया है, और इसको किस तरह से वर्गीकृत किया है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, और पादपों के वृद्धि एवं विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनको बैक्टीरिया किंगडम के अंदर रखा गया है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया है, और क्लास अल्फ़ा बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर इनको अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। ऑर्डर राइजोबियल्स है और फैमिली राइजोबिएसी है। इस वर्गीकरण के अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया किस लेग्यूम पादप के साथ सहजीवी के रूप में रहता है और नोड्यूल बनाता है, उसके आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया गया है, और इस प्रकार की ग्रुपिंग को हम क्रॉस इनोकुलेशन कहते हैं। सभी लेग्यूम पादपों पर राइजोबिया रूट नोड्यूल्स नहीं बनाता है। क्रॉस इनोकुलेशन के कुछ ग्रुप्स हैं जैसे क्लोवर ग्रुप है, तो ये राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलियम नाम के पादप को संक्रमित करके रूट नोड्यूल्स बनाता है।
दूसरा ग्रुप जो है अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रुप, राइजोबियम मिलीलोटाई, मेडिकेगो व मिलीलोटस को संक्रमित करके नोड्यूल बनाते हैं। बीन ग्रुप वाले जो राइजोबियम है वो फैसियोलाई, इनकी जीनस जो है वो फैसियोलस है और इनके ऊपर ये फैसियोलस जीनस के ऊपर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ल्यूपिन ग्रुप है, इसके अंदर राइजोबियम ल्यूपिन जो ल्यूपिनस और ऑर्निथोपस ऐसे प्लांट पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। पी ग्रुप जो राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो स्वीट पी, लेंटिल इनके ऊपर इन पर सहजीवी संबंध है इनका। सोयाबीन ग्रुप तो राइजोबियम जैपैनिकम सोयाबीन प्लांट में पाया जाता है। काऊ पी ग्रुप तो राइजोबियम स्पीसीज़, कई सारी राइजोबियम स्पीसीज़ है जो काऊ पी, पिजन पी, ग्राउंडनट आदि पर रहती है। तो इस प्रकार इनका किन पादपों के साथ सहजीवी संबंध है उस आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया गया है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो ये किस प्रकार, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो राइजोबियम जैसे दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, राइजा मीन्स रूट और बायोस मतलब लाइफ। तो सर्वप्रथम राइजोबियम 1889 में राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम का वर्णन किया गया था और राइजोबिएसी फैमिली के प्रतिनिधि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से देखने पर इलोंगेटेड राड के आकार का हमको दिखाई देता है। अपने जीवन काल में स्पोर्स नहीं बनाता है और इनके पोलर एंड्स पे कई सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब इनमें ये एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रेस्पिरेशन करते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये। इन बैक्टीरिया के कई स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, इनमें से कुछ ग्रैन्यूल्स के रूप में होते हैं। ये बहुत उच्च तापक्रम पर लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अब जीवित रह सकते हैं। लेकिन इनकी जो आइडियल ग्रोथ होती है मुख्य रूप से राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो कि लेग्यूमिनेसी प्लांट के बहुत सारे पादपों पर सहजीवी के रूप में रहता है, तो इसी का ज़्यादा अध्ययन किया गया है। और लेग्यूमिनेसोरम जो कि एक आइडियल इनकी वृद्धि जो है वो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होती है। विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया साल्ट, अमीनो एसिड आदि का उपयोग वृद्धि के लिए करते हैं। इनके जो डिफरेंट स्ट्रेन पाए गए हैं वो है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम बायोवर वेसी 3841, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम USDA 2370T। इस प्रकार से ये 4 विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। अब ये जो राइजोबियम है ये रूट्स में जाकर किस तरह से पेनिट्रेशन करता है, इन्फेक्शन करता है और रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो राइजोबियम स्पीसीज़ जो है हम पहले से कह रहे हैं कि सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में पाया जाता है। तो ये सॉइल में पाया जाता है, राइजोबियम स्पीसीज़ जितनी भी है सारी सॉइल में पाई जाती हैं और इनका जो प्राथमिक आवास है वो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ें होती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो मिट्टी में कुछ कार्बनिक पदार्थ, जैसे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो मिट्टी में, जब राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर हैं पहले से मिट्टी में और लेग्यूमिनस प्लांट हमने खेतों में लगाया है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स से कुछ कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में रिलीज़ होंगे। एसिड की तरह, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरह कुछ पदार्थ रिलीज़ होते हैं जो राइजोबियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये फ्लेवोनाइड्स एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो बैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ऑर्गेनिज़म ये क्या करेगा, फ्लेवोनाइड इस ऑर्गेनिज़म के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये आसानी से अवशोषित किया जाता है। तो बैक्टीरिया जो है वो इन रसायनों को पहचान लेते हैं और पहचान करके सक्रियता से लेग्यूमिनेट प्लांट की रूट पर अटैच हो जाते हैं और रूट पर अटैच होने के साथ ही फिर ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये
नोड्यूल बनाने वाले जीन्स उनको एक्टिवेट करते हैं, और नोड्यूल्स बनाने वाले जीन होते हैं नॉड फैक्टर। तो ये नॉड जीन्स एक प्रकार के जीन्स होते हैं, नॉड जीन्स कहते हैं जिनको, और उनको एक्टिवेट करते हैं। और उसके पश्चात क्या करेंगे, ये नॉड जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नॉड फैक्टर पादपों में रूट हेयर से, अब ये नॉड फैक्टर किस तरह से काम करते हैं, तो पादपों में रूट हेयर जैसे ही ये सेल वॉल पर, ये प्लांट की रूट की सेल वॉल से रूट से अटैच होते हैं, तो रूट हेयर से उनके एपेक्स से ये अटैच होते हैं और उनमें शाखन प्रारंभ कर देते हैं। तो रूट में जो शाखन सेल वॉल का हाइड्रोलिसिस या सेल का डिफॉर्मेशन प्रेरित करता है। पहले तो ये सेल वॉल का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, और उसके पश्चात जो बैक्टीरिया हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके और अंदर की तरफ सेल में चले जाते हैं, और प्लांट में नई सेल वॉल, ये बैक्टीरिया तो अंदर चले गए, अब प्लांट की वहाँ सेल वॉल जो है वो थोड़ी सी जो रप्चर हुई है जिससे कि बैक्टीरिया अंदर गए हैं, वहाँ पर प्लांट जो है वो फिर से सेल बना लेता है, बैक्टीरिया अंदर चले गए और एक नई सेल का, और वो इस सेल वॉल इस तरह से बनती है कि वो बैक्टीरिया को भी कवर कर लेते हैं और रूट हेयर में अंदर तक प्रवेश होने देते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करने लगते हैं और तेज़ी से अपनी वृद्धि करने लगते हैं और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरह से ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल का निर्माण करते हैं। अब रूट नोड्यूल्स के बनने के साथ, अब ये रूट नोड्यूल्स बन गए, यहाँ पर हमको दो प्रकार के रूट नोड्यूल्स दिख सकते हैं। राइजोबियम जो है वो दो प्रकार के रूट नोड्यूल्स का, प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स में इनके अलग अलग स्ट्रेन दो प्रकार की रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं। एक को कहते हैं डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल्स, दूसरी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल्स। डिटर्मिनेट रूट नोड्यूल्स में ये नोड्यूल्स सोयाबीन प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं और जो कि बड़े बड़े लेंटिल्स के साथ स्फीरिकल शेप के होते हैं, और इस प्रकार के रूट नोड्यूल्स जो है रूट हेयर की टिप से ग्रो करते हैं। मतलब सबसे पहले रूट हेयर की टिप पे इन्फेक्शन करेंगे और फिर अंदर की तरफ बढ़ेंगे। इनके अंदर चीरकालिता का, परसिस्टेंसी का अभाव होता है, और इस प्रकार के रूट नोड्यूल्स जो हैं ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके बाद अब दूसरे प्रकार की जो रूट नोड्यूल्स हैं वो इनडिटर्मिनेट रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये नोड्यूल्स सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और ब्रांच नोड्यूल्स होते हैं और पी और अल्फ़ा प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये रूट टिप की ग्रोथ से पहले ही डेवलप होने लगते हैं और इस प्रकार के नोड्यूल्स टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से करते हैं ये बैक्टीरिया, तो नोड्यूल्स जब परिपक्व हो जाते हैं तब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य प्रारंभ करते हैं। वातावरण की नाइट्रोजन को, ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, वातावरण की नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्यतः अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, और जो कि प्लांट के द्वारा उपयोग में अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं और प्लांट के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। और ये जो प्रक्रिया है उसमें दो महत्वपूर्ण जीन्स काम करते हैं, निफजिन और फिक्सजिन के द्वारा ये कार्य पूरा होता है। और ये जो है ये जो जीन्स है ये महत्वपूर्ण एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, जिनकी उपस्थिति में ही ये सारी प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन की होती है। तो इन प्रक्रियाओं के अंदर जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिन जिन की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम्स डाइनाइट्रोजिनेस और डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, और दूसरा जो है वो एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और तीसरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एटम जो है उसके मध्य में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब हम N2 लिखते हैं तो उनके N और N के मध्य में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ने का कार्य करता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम, और इस कार्य के लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये ऊर्जा ये पादपों से प्राप्त करते हैं, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एंजाइम से जुड़ जाने पर नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन
होने लगता है। तो पहले तो ये नाइट्रोजन के उसको जो एटम है उसको तोड़ेंगे और उसके बाद अंदर ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के जो ये तोड़ने के बाद इसमें एनर्जी ये प्लांट से प्राप्त करेंगे और एटीपी मॉलिक्यूल को प्राप्त करके ये एटीपी से एडीपी में कन्वर्शन होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। जो पूरी रिएक्शन है वो इस तरह से है कि नाइट्रोजन एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मैग्नीशियम एज ए मैग्नीशियम जो कि एक ज़रूरी एक कंपाउंड है जो कि इस प्रोसेस को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और एटीपी से फिर ये पूरी सारी मिलकर और अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो राइजोबियम है इसको हम बायोफर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो किस तरह से उपयोग में लेते हैं? तो नाइट्रोजन जो है एक वो महत्वपूर्ण तत्व है। वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके ये पादप वृद्धि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। लेग्यूम प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है और इसी कारण से इनको हम बायोफर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करते हैं। बायोफर्टिलाइज़र जो है वो अब बायोफर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करना क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका कि हम फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करते हैं, फिर हमको बायोफर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो बायोफर्टिलाइज़र है ये फसल की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको भी वो नष्ट नहीं होने देता है, उसको मेंटेन रखता है। तो ये एक प्रकार के सुरक्षित उर्वरक हैं और ये मिट्टी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसा कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये बायोफर्टिलाइज़र्स जो है वो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। अब इनको हम बायोफर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग में लेने के लिए हम किस तरह से इनका कल्चर करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन किस तरह से करनी होती है हमको। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए लेग्यूम पादप को उनको जड़ से हम उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद रूट्स को स्टरलाइज्ड वाटर से सावधानीपूर्वक मिट्टी को हटाने के लिए हमको सावधानीपूर्वक उसको कई बार धो लेना होता है। रूट नोड्यूल के किसी तरह का नुकसान ना हो और सावधानीपूर्वक धो लेंगे। रूट नोड्यूल को चाकू के द्वारा अलग करेंगे। कंटेनर में पानी लेकर उनको रूट नोड्यूल को चाकू के द्वारा अलग कर लेंगे। फिर उन रूट नोड्यूल को अच्छे से शेक करके पानी को गिरा देंगे और रूट नोड्यूल को मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए कुछ मिनट के लिए रखना होता है। उसके बाद रूट नोड्यूल को अल्कोहल से कुछ कंटामिनेशन यदि बचा हो तो उसको करने के लिए, साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए हम अल्कोहल से धोएंगे और पानी से कई बार स्टरलाइज वाटर से या डिस्टिल वाटर से हम कई बार उसको पानी से धोंगे। उसके बाद नोड्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे जिसमें डिस्टिल वाटर हो थोड़ा सा और उस नोड्यूल्स को हम रॉड के द्वारा क्रश कर देंगे जिससे कि बैक्टीरिया सेल वॉल प्लांट की नोड्यूल से बाहर निकल जाए, वाटर में आ जाए सारे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को हम इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। अब बैक्टीरिया को प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक कल्चर मीडिया तैयार करेंगे। कल्चर मीडिया किस तरह से तैयार करेंगे? मैनिटॉल एगार मीडिया होता है। तो इस मैनिटॉल एगार मीडिया के अंदर पहले तो मीडिया प्रिपेयर करके उसको स्टरलाइज कर लेंगे और स्टरलाइज ट्यूब के अंदर उनको भर लिया जाता है। अब उसके बाद राइजोबियम, अब ये जो स्टरलाइज करने के बाद इस मीडिया के अंदर हम राइजोबियम जो सैंपल प्रिपेयर किया था हमने राइजोबियम का रूट नोड्यूल से, उस राइजोबियम की कुछ बूंदें ड्रॉपर के द्वारा जो कि स्टरलाइज होगा उसके द्वारा हम उन कल्चर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। अब इस मिश्रण को जो टेस्ट ट्यूब में हमने मीडिया के साथ राइजोबियम डाला है, इस मिश्रण को हम पैट्री डिश में डाल देंगे और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको इंक्यूबेट कर देंगे लगभग 3 दिन के लिए। इसके बाद ये इंक्यूबेट हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। 3 दिन के पश्चात हम पैट्री प्लेट को देखेंगे, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। हम ग्राम स्टैनिंग करके, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया शुद्ध कल्चर की हमने जो कल्चर किया है वो प्योर है या नहीं है।
शुद्ध कल्चर की पहचान कर लेंगे और ग्राम स्कैनिंग के द्वारा हम कल्चर की पहचान कर लेंगे, बैक्टीरिया की पहचान कर लेंगे कि प्योर कल्चर हमारे पास है या नहीं है। इसके बाद हम लिक्विड कल्चर के अंदर मीडिया को, लिक्विड मीडिया जो होगा कल्चर, उसके अंदर हम इन प्लांट्स को, इन राइजोबियम को हम लेते हैं और इन राइजोबियम का हम एक कल्चर, फिर उसके अंदर राइजोबियम को एक निश्चित मात्रा में उसको डाल कर और उसको तैयार करते हैं कल्चर, और उस कल्चर को हम फिर चारकोल की कुछ मात्रा के साथ उसको मिलाकर घोल बना के, चारकोल के साथ बना के और उसको मिक्स करके पैक कर दिया जाता है। तो ये राइजोबियम के पैकेट्स हमको बाज़ार में फिर उर्वरक के रूप में उपयोग में लेने के लिए तैयार मिलते हैं। तो इसके लिए हम जो उर्वरक, जो तैयार पैकेट जो हमको मिलते हैं बाज़ार में तैयार, या इस तरह से इनका तैयार कर लिया जाता है, उन उर्वरक को हम खेतों में 4 तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। पहली है बीज उपचार विधि, दूसरी है पौध जड़ उपचार विधि, तीसरी है कंद उपचार विधि और मृदा उपचार विधि। तो अलग अलग विधियों के द्वारा, तो बीज उपचार विधि जो है वो सर्वोत्तम विधि है। तो इसमें जैव उर्वरक को क्या करना होगा कि आधा लीटर पानी में जो जैव उर्वरक हमारे पास जो पैकेट तैयार है राइजोबियम का, तो उसको आधा लीटर पानी के अंदर लगभग 50 ग्राम गुड़ या गोंद मिला के उबाल लेंगे। ठंडा होने के पश्चात उसके अंदर हम जैव उर्वरक की 200 ग्राम की मात्रा मिला के घोल बना लेंगे। उसके बाद घोल के अंदर 10 किलोग्राम बीज पे इसका छिड़काव अच्छी तरह से, इनको बीज पे छिड़क के इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि प्रत्येक बीज पर इस राइजोबियम, इस कल्चर की परत चढ़ जाती है और बीज को फिर छाया में सुखा के और सूखने के बाद तुरंत इनकी बुआई कर दी जाती है। तो इस तरह से हम इनका उपचार भी कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र का जो हम उर्वरक के रूप में उपयोग लेते हैं, तो इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं कि इनके उपयोग से उपज में लगभग 10 से 15% की वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। इनके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र हो जाता है और रासायनिक खाद, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी ज़रूरत को ये पूरा करते हैं। और इनके प्रयोग से गन्ने में शक्कर की, मक्का में मक्का और आलू में स्टार्च और तिलहनों में तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इन जैव उर्वरकों के उपयोग से 2 फायदे हैं। एक तो पौधों की पैदावार बढ़ती है, दूसरा कि इनके उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो कम नहीं होती है, बढ़ती है। धन्यवाद।